नमस्कार। अपन ने क्लास 12 के अंदर पिछली क्लास में आनुवंशिक रोग टॉपिक लिया था, है ना। तो आनुवंशिक रोगों को मेंडलीय विकार भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेनेटिक्स की जो स्टडी की थी वो मेंडल ने की थी, है ना। इसलिए अपन जितनी भी जेनेटिक्स से संबंधित चर्चा करेंगे वो मेंडलिज्म के अंतर्गत ही करते हैं। आज मैं एक नया रोग लेने वाला हूँ, हीमोफीलिया। जिसका दूसरा नाम है रक्त स्त्रावी रोग या शाही रोग। देखो, इस रोग को रक्त स्त्रावी रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग की स्थिति में क्या होता है कि सामान्य लग जाती है तो वापिस उस लगे हुए स्थान पर थक्का नहीं बनता है, रक्त है वो कंटिन्यू अविरल रूप से बहता रहता है। और शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले जो रोग है वो इंग्लैंड के राजघराने में हुआ था, है ना। इसलिए ये शाही परिवार में हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। तो मित्रों, इसके बारे में कुछ टॉपिक लिख देते हैं अपन। तो सामान्य कहेंगे कि यह एक लिंग संलग्न रोग है। जिसकी जीन लिंग गुणसूत्र X पर उपस्थित होती है, जो एक अप्रभावी जीन है। क्यों अप्रभावी है वो भी डिस्कस कर लेंगे अपन। आगे देखेंगे। अतः यह रोग होने पर सामान्यतः मादा रोगवाहक का कार्य करती हैं, जबकि कुछ ही महिलाओं में यह रोग होता है, जबकि सामान्य नर इस रोग की स्थिति में रोगी होते हैं। देखो, मैं जो बात बताता हूँ ना वो सब ध्यान से समझना कि महिला जो क्या होती है, वाहक, है ना, वेक्टर, अर्थात रोग को पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है ना। महिला तो क्या करती है, इस रोग को पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि कुछ ही महिलाओं में क्या होता है, यह रोग होता है। बहुत रेयर केस के अंदर, एक कह सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है वो महिलाओं में यह रोग होता है, जबकि सामान्यतः जो पुरुष होता है या नर होता है उसमें वो क्या होते हैं, रोगी होते हैं। तो मैंने रेफरेंस में बात की है कि महिला वो रोग वाहक का कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं। तो वह गुणसूत्र जो महिलाओं के लिंग का निर्धारण करता है, तो उसमें जो जीनों का समूह होता है वो होता है आपके XX। तो ये रोगवाहक मादा, ठीक है।
फिर मैंने लिखा है कि यह रोग लिंग गुण सूत्र पर उपस्थित है। दूसरा मैंने लिखा है अप्रभावी, तो अप्रभावी ये तो प्रभावी हो गया, ये अप्रभावी, अप्रभावी पे ये हेमोफीलिया का कारक उपस्थित होता है ना। फिर इसके ये दो युग्मक बने, युग्मक बन गए है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारे प्रभावी युग्मक, ये अप्रभावी। अब मानो कि ये रोग वाहक माता होती है, वो कभी पुरुष को तो बताएगी नहीं, किसी शादी करेगी थोड़ी बताएगी कि मुझे रोग है ना, अपना शादी नहीं करेगा है ना, झूठ तो बोलना पड़ेगा, ये बात है। रोग वाहक माता और ये सामान्य नर है ना, ये बेचारा फंस गया इसमें। ये युग्मक बनेंगे, वो ये बनेंगे, ये तीन होगी भाई। अपन लिंग निर्धारण नहीं पढ़ रहे, आप 10वीं पढ़ के वही टॉपिक पढ़ा रहे हो, ज्यादा कंप्लीट मत होना, केवल थोड़ा सा देखना है यहाँ पे कि ये XO अर्थात ये हेमोफीलिया का कारक है। अब ये नर, इसके भी युग्मक बनेंगे, देखिए भाई साहब, ये X और ये Y। अब इनके अंदर संतति बनेगी, वो इस प्रकार से बनेगी, ये हो गया, ये XX हो गया, फिर ये XY हो गया, फिर ये XOX, फिर ये XOY। ठीक है, तो रहा है क्या नीचे, चलो भाई दिख रहा है ना। तो देखो इस रोग की स्थिति में क्या हुआ, ये XX तो सामान्य क्या हो गया, ये लड़की हो गई, लड़की हो गई, ये क्या हो गया सामान्य लड़का हो गया, ये रोग वाहक, वापिस देखो रोग वाहक लड़की आ गई, रोग वाहक लड़की आ गई, हो गई ना रोग वाहक लड़की। ये देखो ये रहा, ये वाला कैरेक्टर आ गया, और यहां पे देखो XOY अर्थात आपके मैं यहां लिख देता हूं, ये नीचे हो तो ये जो युग्मक है उसमें जो लड़का होगा वो रोगी होगा इस स्थिति में। यहाँ पे तो लड़की होगी वो रोग वाहक का कार्य, यहाँ पे रोगी हो, क्यों कि लड़के में जो लिंग निर्धारण तो वाय होता है, लेकिन ये जो X सूत्र होता है वो क्या होता है प्रभावी, प्रभावी हो जाने के कारण ही ये प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है। लिंग का निर्धारण भी कौन करता है, एक प्रभावी जीन करती है लड़के का निर्धारण, ये ध्यान रखना। लेकिन जो हेमोफीलिया का कारक होता है वो प्रभावी को होता है, इसलिए क्या होता है वो प्रकट हो जाता है, और लड़का क्या हो जाता है रोगी। था किसमें, लड़की में, झटका किसको लगा, लड़के को, है ना, ध्यान रखना। तो आगे लिखा देता हूं, इसके बारे में लिख लेते हैं ना। तो देखो ये क्या है, ये क्या निकली स्थिति में, यह इसके आगे का लिखा, यह रोग वाहक मादा, रोग वाहक मादा एवं रोगी सामान्य नर की संततियों में हीमोफीलिया की वंशागति की स्थिति है। आप देखो रोग वाहक मादा है, लड़की है ना, इसने हिसाब से शादी की है ना, रोगी थी तो रोग लिखा हुआ तो होगा नहीं माथे पे कि मैं रोगी हूं, है ना, और जेनेटिक बीमारी होगा तो पता भी नहीं चलता। भाई साहब से संपर्क हो गया, इनका बच्चे हुए, ये संतति बनती है, तो दो तो बच्चे होते हैं सामान्य, चार होते हैं तो रोग वाहक लड़की होगी। अब इसको भी जहाँ पे शादी करवाएगा वहां पे भी आगे क्या होगा, ये संचरण होता रहेगा। तो कहने का मतलब लड़की क्या है, रोग वाहक। फिर लड़का देखो पहले ही धरती क्या आ गया बेचारा रोगी। अब मानो कि इस प्रकार का लड़का हो और उसकी शादी किससे हो जाए, रोग वाहक लड़की से, तो स्थिति क्या बनेगी वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो उसको भी एक बार अपन ध्यान में ला लेते हैं।
कि ऐसी स्थिति होगी तो फिर क्या होगा, है ना। सामान्य सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, है ना, जो अपन ने पढ़ लिया, है ना। अब आगे अपन जो वंशा विधि पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट लेता हूं, ये सेकेंड पॉइंट, रोग वाहक मादा एवं रोगी नर में वंशा वृद्धि या देखना। तो देखो रोग वाहक मादा ये युग्मक बनेंगे, रोगी नर ये युग्मक बनेंगे, ठीक है, इनके ये युग्मक बन गए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये क्या होगी, देखो ये तो रोग वाहक है, रोग वाहक लड़की, ये सामान्य, यहाँ बच गया बेचारा, सामान्य लड़का, ये देखो प्रभावी के ऊपर भी है और प्रभावी, यहाँ पे दो प्रभावी भी था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यदि ये आपके रोग वाहक मादा और यहाँ पे रोगी नर, लेकिन जब ये स्थिति आ गई तो क्या हो गया, ये रोगी लड़की हो गई, रोगी लड़की, यहाँ पे रोगी लड़का। देखो तो लड़की में क्या है कि मादाओं में यह बहुत कम होता है, क्यों कि जब दोनों के अंदर ही यह रोग के कारक होंगे दोनों, तभी लड़की के अंदर रोग होगा, जबकि क्या होगा, लड़की रोग वाहक होते हैं, इसलिए कुछ ही लड़कियों के अंदर ये रोग होता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा हीमोफीलिया, तो इसके बारे में क्या होता है वो लिख देते हैं एक बार लक्षण इसमें। तो देखो वापस समझा देता हूँ कि इस स्थिति में क्या होगा, रोग वाहक मादा और रोगी नर की वंशावृद्धि होगी, तो इसमें ये प्रकार के गैमेट बनते हैं, इसमें ये गैमेट बनेंगे और ये स्थिति होगी, तो रोग वाहक को लड़की हो जाएगी, एक सामान्य लड़का, यहाँ पे क्या जाएगी, रोगी लड़की और यहाँ पे रोगी लड़का। तो इसके लक्षण क्या होंगे वो लिख देते हैं। इस रोग की स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता, इस रोग की स्थिति में, इस रोग की स्थिति में चोट लग जाने पर, है ना, चोट भी तो लगेगी, चोट बहुत तरह की होती है, नहीं बहुत तरह की चोटें लगती है, इस रोग की स्थिति में चोट लग जाने पर रक्त का नहीं बनता तथा रक्त अविरल बहता रहता है, क्योंकि रक्त के थक्के को बनाने वाली प्रोटीन श्रृंखला के द्वारा, रक्त के थक्के को बढ़ाने वाली प्रोटीन श्रृंखला के द्वारा
प्रोटीन का इस रोग की स्थिति में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता तथा रक्त अविरल बहता रहता है, क्योंकि रक्त के थक्के को बढ़ाने वाली प्रोटीन श्रृंखला के द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, क्योंकि यह प्रोटीन बनाने वाली जीन लिंग गुणसूत्र X पर उपस्थित होती है। इतना लिखा मतलब देखो। इस रोग की स्थिति में क्या होता है कि मैंने सारी चीजें लिखी है। इस रोग की स्थिति में क्या होता है, सामने से चोट लग जाती है, चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि वास्तव प्रोटीन फाइब्रिन प्रोटीन होती है ना, फाइब्रिन प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनाती है ना। थक्का नहीं बनता था, रक्त अविरल रहता, अविरल का मतलब लगातार बहता रहता है, क्योंकि रक्त के थक्के को बढ़ाने वाली प्रोटीन श्रृंखला के द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह प्रोटीन बनाने वाली जो जीन है वो लिंग गुणसूत्र X पर उपस्थित होती है। तो जेनेटिक्स के अंदर हीमोफीलिया आपके जो रोग है वो पढ़ा दिया है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, है ना, तो ये पढ़ लेना। आगे मैं इस लिंग मेंडेली विकार के अंदर फिनाइलकेटोनुरिया जो रोग है वो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो लूंगा। जब तक आप ये पढ़ लेना है ना, जब तक लॉकडाउन की स्थिति है पढ़ी है, गाइडलाइन आ गई है ना, लगभग 15-20 दिन में है वो आपके क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको है ना जितना भी पढ़ाया है कम से कम, जो नहीं सब नहीं तो कम से कम कुछ तो पढ़ो, ये तो पढ़ो, है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ना, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से और फ्यूचर यदि आप इसी स्ट्रीम में यदि आप स्टडी करते हैं, आइदर फार्मेसी हो गई, नर्सिंग हो गई, इवन जो भी है उसमें ये इस प्रकार के टॉपिक है वो बहुत आपके हेल्प करेंगे, है ना। थैंक यू।